अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बताया कि पीटीआई चेयरमैन कल जेआईटी के सामने पेश हुए और तस्लीम किया कि उनके पास कत्ल की साजिश का कोई सबूत नहीं है। ये खबर ज़्यादा तफसील के साथ कल से मेरे ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है। आज राना सनाउल्लाह ने इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, ज़रा वो सुनिए। तफ्तीश के उस अमल के दौरान बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि ये जितने भी बयानात हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है और कोई सबूत नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतना संगीन इल्ज़ाम आपने कैसे लगा दिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था। उनका ये सारा बयान ज़ब्ते तहरीर में लाया गया, जिसके ऊपर अपने उन्होंने दस्तखत सब्त किए। याद रहे कि गुज़िश्ता साल अगस्त से हुकूमत और इदारों से वाबस्ता शख्सियात पर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, मगर जेआईटी में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। ये भी याद रहे कि इल्ज़ामात के हवाले से पीटीआई चेयरमैन का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्हें गलत साबित होने पर सियासी बयान करार देकर आगे बढ़ जाने की बात की जाती है, चाहे वो 35 पंक्चर वाला मामला हो या हाल ही में अमरीकी साजिश का बयानिया। दूसरी तरफ सियासी बुनियादों पर भी सफबंदियाँ जो हो रही हैं, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम से खुश नहीं है, जबकि नून लीग की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान का खैर मकदम किया जा रहा है। नई पार्टी का क़याम दो इत्तेहादियों के दरमियान फ्रिक्शन की वजह है, और क्या नून लीग पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद कर सकती है? इस हवाले से भी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कुछ हद दी है, जानिए उनका क्या कहना है। अभी तक PMLN ने किसी भी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने से मुतल्लिक ना तो कोई फैसला किया है। मैं पंजाब के प्रेसिडेंट होने के हवाले पंजाब की बात करूँगा कि हमें इंतखाबी इत्तेहाद की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ना वो हमारे सियासी मफाद में है। बाकी सीट एडजस्टमेंट जो है वो तमाम जमातों से हो सकती है, तमाम जमातों की क़यादत से बात हो सकती है। इस हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या सोच रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं IPP की तर्जुमान फिरदौस आशान साहिबा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम है। उनसे ज़रा हुकूमती मामलात पर बात करेंगे। फिरदौस साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, ये तंजीम का ऐलान तो हो गया, आपको मीडिया तर्जुमान भी मुकर्रर किया गया है, ये जो कुछ और ओहदे हैं उसकी बात हो रही है कि वो अभी तक क्यों नहीं दिए गए, और स्पेशली फवाद चौधरी साहब को क्या ओहदा देना है आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, सबसे पहले तो चूँकि आज मैं लाहौर में हूँ और लाहौर में हमारी जो पार्टी की मीटिंग थी, आज पहली बाज़ाब्ता इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मीटिंग ज़ेर सदारत अलीम ख़ान हुई है, और यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी समेत हमारे दीगर जो कोर ग्रुप मेम्बरान हैं और कुछ ने वीडियो लिंक पे शिरकत की, और अक्सरियत ने यहाँ पे लाहौर में पार्टी ऑफिस के अंदर सदर पार्टी की ज़ेर सदारत इस इजलास में खुल के वो तमाम चीज़ें जो आज आपने प्रोग्राम के बयानिए में जो आगाज़ किया, वो तमाम लोगों ने जो हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात और सूरत हाल पे गहरी नज़र रखते हैं, जो पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उससे निकलने के हवाले से एक तफसीली हमारी नशिस्त हुई है, और इस नशिस्त के अंदर उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है, और उसके साथ जुड़े जो कुछ राना सनाउल्लाह के बयानात, और फिर अल्टीमेटली ज़ाहिर है हमारा एक अपना मौक़िफ़ है। तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आज के इजलास में तय हुई है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ना तो किसी और सियासी जमात की बी टीम है, जो ये तासर देने की कोशिश हुई कि किसी के तफैली हमने इलेक्शन लड़ने हैं। तो बड़ा क्लैरिटी है कि हमारा इलेक्शन जो है वो एक इंडिपेंडेंट जमात के तौर पे हर हलके के अंदर पाकिस्तान भर में IPP जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, और चारों सूबों के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है पार्टी का या तंजीम साजी का जो अमल है, आज उसकी बाज़ाब्ता डिस्कशन के अंदर तरजीहात तय कर ली गई हैं। वो हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है कि किस तरह इस पार्टी को आगे चलाना है। ओके, अब ये तो आपका, आप ये जो अभी आपका
जी, आपके जो अभी इस वक्त इजलास हो रहे हैं, 2 दिन में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी तंजीम साजी मुकम्मल हो जाएगी 1-2 दिन में। अच्छा, ये अब बताएं कि ये तो क्लोज डोर एक्टिविटी है अभी आपकी। नहीं, पार्टी के स्ट्रक्चर की सतह पे आदिल, जो आपने कहा ना कि सीनियर पोस्ट जो हैं या सीनियर लेवल पे जो मेन ढांचा है पार्टी का, तो अगले 2-3 दिन में वो, चूँकि जहांगीर तरीन साहब बैरून मुल्क हैं और पार्टी के अंदर एक मशावरती इजलास और अमल चल रहा है, तो अल्टीमेटली अगले चंद दिनों में वो हमारा जो अपर लेवल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होगा। और नीचे जो है वो मेंबरशिप जो है हमारी ओपन होने जा रही है और एक बाज़ाब्ता मेंबरशिप कैंपेन का आगाज हम करने जा रहे हैं। और इस मायूसी में, इस अफरा तफरी में, जलसा कब करेंगे आप लोग? हर तरफ फैली जो आप कह लें कि एक नाउमीदी है, उसको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए मैनिफेस्टो के साथ मैदानी अमल में उतरने जा रही है। फिरदौस साहिबा, ये तो हो गया ना आपकी पार्टी का इजलास, आगे की हिकमत अमली। अब ये अमली तौर पर ग्राउंड पे कब जाएंगे, जलसे कब करेंगे? देखिए, जलसे, जुलूस, ये सब चीज़ें उस सियासत के साथ जुड़ा वो लाजमी जुज़ है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। आज इस हवाले से भी लाएअमल तय हुआ है, क्योंकि जब आपने पहले आपका तंजीमी ढांचा बनना है, उस मैनिफेस्टो के साथ जुड़ा आपका एक लाएअमल और वे फॉरवर्ड बनना है। और वो इसी हफ्ते उस हवाले से जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन के काम हैं उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो ग्रास रूट लेवल पे, निचली सतह पे जाके अवाम के साथ हमारा रवाबत साजी है, वो भी आज ये फैसला हुआ है कि तमाम जो स्टेक होल्डर हैं जो अपने अपने हलके से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो अपने हलकों से, अपनी आवाम से जो राब्ता है उसको तेज़ करें और उसको मजबूत बनाएं और आने वाले इलेक्शन के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है एक इंडिपेंडेंट, वाइब्रेंट, एनलाइटेंड, मॉडरेट, प्रोग्रेसिव पार्टी के तौर पे इस पाकिस्तान की सियासी जमातों को उस सियासी अमल में मसरूफ़ अमल नज़र भी आएगी। और जो वर्कर चाह रहा है, जो हमारा, देखिए सियासत के अंदर हम तो अभी 1 हफ्ता हुआ है और हमारे मुखालफिन को कहीं हो गए हैं बरस, तो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। और इंशाल्लाह जिस तेज़ी से हमने 1 हफ्ते में सफ़र तय किया है, आप देखेंगे कि उस बर्क रफ्तारी से ही हम नीचे ग्रास रूट लेवल पे भी अपनी नेटवर्किंग मुकम्मल करेंगे। देखते हैं परवेज खटक साहब क्यों नहीं आए। मेरी इत्तलात तो ये थी वो भी राब्ते में तरीन साहब के साथ, उन्होंने भी ज्वाइन करना था, वो क्यों नहीं कर रहे, क्यों माजरत कर रहे हैं? देखिए, जो आपके पंजाब के डायनामिक्स हैं पॉलिटिक्स के और जो KP के हैं या बलूचिस्तान या सिंध, इनको आपने अलग-अलग देखना है आदिल। तो चूँकि वहाँ पे जो पावर पॉलिटिक्स है या ओवरऑल पार्टी पॉलिटिक्स है, उसका नैरेटिव थोड़ा डिफरेंट है। तो परवेज़ खटक साहब अपनी सफबंदी में मसरूफ़ अमल हैं, उनका ये हक है, वो अपना लाए अमल ख़ुद तय करें और वो किस तरह से वो हिकमत अमली बनाते हैं वो उनकी स्वाबदीद है। लेकिन हमारी तरफ से ये ख्वाहिश होगी कि इस जदोजहद के अंदर पाकिस्तान को अपने पाँव पे एक मुत्तहिद, मेरी इत्तलात ये है कि किसी वो अपना ग्रुप अलाइन करके, क्योंकि आपने ठीक कहा कि KPK का ज़रा एनवायरनमेंट डिफरेंट है और वहाँ पर जो है वो पॉलिटिक्स और तरीके से ज़रा होती है, तो वो अपना ग्रुप भी अलाइन करके अल्टीमेटली आप लोगों के पास ही आके अलाइंस करेंगे। इज इट करेक्ट? देखिए, ये तो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद की हिकमत अमली और ये सारी आप जो एक स्ट्रेटजी प्लान डिस्कस कर रहे हैं, इट्स टू अर्ली टू डिस्कस, क्योंकि अभी सियासी हरीफ जो होता है उसको सियासी खलीफ जब बनाना होता है तो उसको ग्राउंड रियलिटीज़ को असेस करने के बाद देखा जाता है कि उसका वोट बैंक क्या है, उसकी फॉलोइंग क्या है, नीचे जो है वो पब्लिक के अंदर उसकी पजीराई क्या है और क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि वो सीट निकाली जाए। तो खटक साहब इलेक्शन से पहले नहीं आ रहे IPP में, करके सीट टू सीट अपना लाए अमल तय करेंगे। ठीक, तो खटक साहब नहीं आ रहे IPP में, खटक साहब IPP में नहीं आ रहे इलेक्शन से पहले तक? नहीं, ये खारिज अमकान नहीं है। सियासत में तो कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। सियासत में तो
हर चीज़ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मुझे ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ के कितने मुनहरिफ अरकान हैं जो आप लोगों के साथ राब्ते में हैं या आना चाहते हैं? एक दूसरी चीज़ ये कि ये पार्टी, देखिए हमने देखा कि पहले NPP भी बनी, जतोई साहब ने बनाई, काफ लीग भी बनी, पैट्रियट भी बनी, इस तरह पार्टीज़ जो हैं वो बनती रही हैं। अब ये 80 की दहाई से अभी तक पार्टीज़ बन रही। IPP इनसे डिफरेंट कैसे होगी? उसका क्या डिफरेंट रोल होगा इन ग्रुप्स के जो फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने थे उनसे? देखिए, सबसे पहले तो ये जिस हालात में बनी, आपने देखा कि वो तमाम जो सिस्टम से बेजार लोग थे, जो उस गले सड़े निज़ाम के विक्टिम थे और जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता और बदलता हुआ देखना चाहते थे, उन्होंने इमरान खान साहब से आस बांधी, एक उम्मीद लगाई और ख़ास तौर पर उन नौजवानों ने उनको अपना मसीहा माना। अब आपने देखा कि वो जितने भी उन्होंने ऐलानात किए थे, उनमें से अगर कोई एक भी पूरा कर दिया होता, वो सस्ते घर स्कीम हो, वो आपके मैं 1001 प्रोजेक्ट है जो कि मुझे दुख भी होता है कि मैं उसमें तर्जमानी भी करती रही हूँ कि ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन एट द एंड आपने देखा कि वो सारी चीज़ें ज़मीन बोस होगी। अब वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ, जो लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, जो सादक और अमीन का जो लबादा था, वो चेहरे से जब नकाब हटा और पीछे गटर के जो करप्शन के गटर उबलते हुए अवाम देख रहे हैं, तो वो करप्शन के उबलते हुए गटर जो देखने के बाद जो लोग इस वक्त अल्टरनेटिव और एक उस पाकिस्तान की बेहतरी की जदोजहद में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, वो IPP की तरफ देखेंगे और इंशाल्लाह IPP उन सब को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्राहम करेगी कि जो ग्रास रूट लेवल से कनेक्टेड हो, जो आवाम की मंगों की तर्जमानी करे और जो हकीकी कायदे आज़म के पाकिस्तान की आबियारी करे, और जो नज़रिया पाकिस्तान जो था, जिसकी बुनियाद पे ये वतन अजीज़ जो है हासिल किया गया था, उसमें रियासत और सियासत दोनों को यकजा करना जो है, ये हमारी अवलीन तरजीह होगी। क्योंकि कभी भी आप सियासत की आड़ में रियासत को निस्तो नबूद नहीं कर सकते। तो जो रियासत के साथ बर्ताव किया गया और रियासत को जिस तरह अपने तोप के धाने पे लेके उसको बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को कमज़ोर करने की जो साजिशें हुई, इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है एक चट्टान बन के अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी नजर आएगी और फौज को तकसीम करने की कोई भी साजिश जो है हम उसकी हौसला शिकनी करेंगे। और अवाम चूँकि अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, तो अवाम जो है वो कस्टोडियन बनेंगे अपने पाकिस्तान के दिफा के, और हम उसमें सहूलतकारी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लंदन से आपने कहा 2 दिन में आ रहे हैं तरीन साहब, तो मियाँ साहब से मुलाकात हुई है? मैंने ये नहीं कहा 2 दिन में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? मैं पूछ लेता हूँ। तरीन साहब चूँकि अपने चेकअप के लिए गए हैं, चूँकि उनके मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं सेहत से रिलेटेड, जिसका रेगुलर वो चेकअप करते हैं, उनकी एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल होता है और आपको भी पता है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको उनकी मर्ज़ी से सेटल करके आगे चलना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द पाकिस्तान आएंगे और जो ही उनका चेकअप मुकम्मल होता है, ही विल बी बैक इन द कंट्री। मुलाकात का इम्कान है मियाँ साहब से? देखिए, ये खारिज इम्कान नहीं है। मुलाकातें जो है वो सियासतदान एक दूसरे से करते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई ऐसा शेड्यूल जो है वो मेरी नज़रों से नहीं गुजरा जिसमें ये मुलाकात भी तय हो। लेकिन पहले उनकी प्रायोरिटी अपनी सेहत है और अपना चेकअप है, उसके बाद अगर उनको वक्त मिलेगा तो वो मुलाकात मियाँ साहब से हो सकती है, तरजीहात तय करेंगे। ठीक। ये टाइगर फोर्स के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है, आपने भी इस पर बात की थी। मैं ज़रा पहले सुनवाता हूँ कि क्या कहा है, फिर आप इस पर ज़रा अपना कमेंट कीजिएगा। सुनवाइएगा जी।
ये एक टाइगर फोर्स 10 लाख नौजवानों की तैयार कर रहे थे। सोशल मीडिया और टाइगर फोर्स के नाम पे अरब-हार रुपया जो है वो इनमें तकसीम किया गया। ये सारी तहकीकात जो हैं ये हो रही हैं। नियाजी इस मुल्क में बाकायदा तौर पे सरकशी और बगावत की तैयारी कर रहा था। ये इस मुल्क में इस फोर्स के जरिए से जिसको ये मुनज़्ज़म कर रहा था, मुल्क पे कब्जा करने और मुल्क पे इस तरह से काबिज हो के घटिया एजेंडा जो है उसको नाफज करने की कोशिश कर रहा था। फिरदौस साहब, अब थोड़ा टाइम कम है, मैं 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले जरा इसका जवाब दे दें कि ये टाइगर, आप क्योंकि तर्जुमान भी रही हैं, आपकी क्या मालूमात है टाइगर फोर्स का क्या काम था? क्योंकि मुझे याद पड़ता है आप पहले इस पर कमेंट भी कर चुकी हैं, कुछ बात कर चुकी हैं। बात ये है आदिल के मुझे बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात और राना सनाउल्लाह के साथ इख्तिलाफ़ात भी हैं, लेकिन ये बात जो वो कर रहे हैं इसमें वज़न है और ये हक़ाइक़ के करीब है। क्योंकि जिन नौजवानों की ज़हन साजी की गई, जिस तरह से उनके ज़हनों को आलूदा किया गया, जिस तरह से उनको पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों के ख़िलाफ़ भड़काया गया और जिस तरह का बयानिया सेट किया गया, और ये कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी किसी तरह भी अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो सोशल मीडिया के अंदर सर्कुलेट भी होते रहे और सोशल मीडिया के अंदर ट्रेंड बनाए जाते रहे। और चूँकि पीटीआई की सारी सियासत का अगर आप जायज़ा लें तो उसके अंदर वो सोशल मीडिया टॉप ट्रेंड बनने के लिए हर वो बयानिया, हर वो लफ्ज़, हर वो अमल जिससे वो टॉप ट्रेंड पे जाएं सोशल मीडिया में, उनको वो करना था। और टॉप ट्रेंड वो फ़ौज पाकिस्तान के हवाले से जब कोई ऐसा ट्वीट करते थे या कोई अल्फाज अदा करते थे तो इंटरनेशनली उन्हें पजीराई मिलती थी और ऑटोमेटिकली वो वीडियोज़ वायरल होती थी और वो टॉप ट्रेंड पे आ जाते थे, और ये उनका नशा था। इमरान खान साहब का बाकी जो भी नशे थे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जिस नशे से वाकिफ़ थी वो एक ही था कि किस तरह सोशल मीडिया के अंदर टॉप ट्रेंड पे रहना है, और वो टॉप ट्रेंड से नीचे नहीं आना चाहते थे। हाँ, उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, और वो आपने देख लिया कि वो तो आप इत्तेफाक करती हैं कि टाइगर फोर्स जो है वो इसीलिए बनाई गई थी और यही काम कर रही थी? खोद दिए। यकीनन देखे नौजवान है ना, उनको मैं तो जरा अपनी अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। मैं जरा आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके मुतालिक उस तरह की ओरिएंटेशन नहीं है। बिल्कुल सही है। नौजवानों को मैं जरा वक्त कम है ये आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है। फिरदौस साहब, मैंने देखा ज़ल्मे खलीलज़ाद की ट्वीट पर आपने एक कोट ट्वीट भी की और आपने उसमें जो है वो उनको कहा कि इस ट्वीट के बाद कौम को वाज़ेह होना चाहिए कि जो अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाकर मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहते थे वो खुलकर कौम के सामने आ गए। बड़ी फिर आपने इस तफसील से इस पर जवाब दिया कि ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में बनने में क्या प्रॉब्लम है और क्यों उन्होंने जो है वो इस पर ये ट्वीट की होगी आपके ख्याल में, और आपने इस पर बड़ा एक रेफरेंस देने की कोशिश की है, तो वो क्या करना चाह रहे हैं, कौन लोग हैं जो ये कौम को इस ट्वीट से आदिल, इस ट्वीट से कौम की आंखें खुल गई हैं। वो तमाम पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें, आपने देखा आफिया सदीकी वहीं पे कैद थी ना, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कभी वहाँ पे उसके लिए आवाज़ उठाई, फ़लस्तीन के लिए उठाई, कश्मीरियों के लिए उठाई, ये बुशरा बीबी के लिए क्यों आवाज़ें उठ रही हैं? सिर्फ इसलिए कि वो सारा नेक्सिस है, गठजोड़ है, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का किबला एक है और वो सब उस किबले की तरफ इकट्ठे हैं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। और जिसके अंदर आप ज़ल्मे खलीलज़ाद की वाइफ और जमाइमा हमारी बहन जो है वो दे आर गुड फ्रेंड्स, और अफ़गानियों के साथ जिस तरह की गद्दारी ये शख्स करता रहा, और वो तो ढकी छुपी नहीं है, इसने हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को प्रमोट किया और रात की तरीकी में वो उसका ज़मान पार्क और बनी गाला में मुलाकातें करना और उन मुलाकातों को फिर जाके बैरून मुल्क एडवोकेट करना। तो पाकिस्तान के हमारे नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह के हर सरकश पे नज़र रखे हुए हैं और इनकी सरकोबी का वक्त आ रहा है, और जो इनके आयलाकार और सहूलतकार हैं वो भी किसी सूरत भी नहीं बचेंगे। राइट। बस 2 मिनट रह गए, मुझे ये बताइएगा कि
आप लोगों का नेचुरल अलायंस किसके साथ है? PMLN के साथ बनेगा या पीपल्स पार्टी के साथ? और दूसरा ये कि क्या पीपल्स पार्टी कुछ नाला भी है IPP के क़याम से, क्योंकि उनके जो इलेक्टेबल्स का ख्वाब था वो थोड़ा सा चकनाचूर हो गया? देखिए, हमारा जो एक इंडिपेंडेंट फेस, एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी, एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म और एक ऐसा मैनिफेस्टो जो पाकिस्तान को यूनाइटेड करने का, नफरतों को ख़त्म करने का, लोगों को जोड़ने का और पोलराइजेशन से निकल के उस पीपी नून और शिद्दत हमारे अमल है, उनके बजाय हम एक ऐसा पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं कि जिसके अंदर वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो या जो भी जमात उस हल्के के अंदर जहाँ पे हमारी IPPs के कैंडिडेट के साथ एडजस्टमेंट या कोई ऐसा हिकमत अमली, सियासी हिकमत अमली से जुड़ा कोई इनिशिएटिव होगा तो वक्त आने पे तय किया जाएगा। अभी हम कोई ऐसी ना स्ट्रेटजी वो कर रहे हैं किसी जमात के साथ एंगेज और ना हम करेंगे। हमारा एक आज़ादाना। आपके ख्याल में अगला PM किस जमात का होगा, PP का या नून का? मैं समझती हूँ कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो जो भी होगा नहीं, अभी आपको कुछ नजर आ रहा है IPP के बगैर नहीं होगा। ठीक है, मगर होगा किसका दोनों में से? लेट्स सी कि इलेक्शन के रिजल्ट क्या आते हैं, लेकिन वी विल बी द डिसाइडिंग फोर्स। ठीक है, अग्रीड, मान लिया मैंने, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि आपको किसकी सपोर्ट करना पड़ेगी? हमें जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट करनी है। नहीं, मैं इलेक्शन और जमातों की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। ठीक है, चलें, इसका मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ अभी वेट एंड सी की पॉलिसी में हैं, लेकिन अंदाज़ा ये हो रहा है कि आप लोग जो है वो अपने पड़ोसियों के साथ ही जो है वो इत्तेहाद करेंगे। चले एक ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रशियन ऑयल की बहुत बात हो रही है और हुकूमत इसके ऊपर जो है वो ऑयल प्राइसेस कम करने की बात हो रही है और बहुत सारे मामलात हैं हुकूमत से मुताल्लिक, उस पर हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब ज़रा कुछ बात करते हैं हुकूमती मामलात की। 1 लाख टन रूसी तेल G2 मुआहदे के तहत ख़रीदा गया है और 45,000 टन तक ये पहुंच चुका है और मुस्तकबिल में हुकूमत मुल्क की ज़रूरत का 1/3 तेल रूस से ख़रीदने का इरादा रखती है। अब इस ख़रीदारी के 2 पहलू हैं, एक जियो स्ट्रेटेजिक और दूसरा मुआशी माली। पहले ज़रा जो इकनॉमिक फ्रंट है उस पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद दीगर उमूर पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि ये जो रूसी तेल की पाकिस्तान के कंज्यूमर को क्या कॉस्ट पड़ेगी और ये मिडल ईस्ट के मुकाबले में जो है इस तेल की कमर्शियल वायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी क्या है? जी, मुझे अगर आपका सवाल सही समझ आ रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो खाम तेल दस्तयाब है क्या ये उससे सस्ता है? तो जवाब है बिल्कुल सस्ता है। क्या इससे आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा? बिल्कुल आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। कितनी देर में आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा? जब हम तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता जो फ़ायदा आवाम को पहुंच रहा है वो बढ़ता चला जाएगा और जब हम 1/3 तक पहुंचेंगे तो फिर एक सिग्निफिकेंट फ़ायदा आवाम के सामने आ जाएगा। आपके सवाल में एक इम्प्लिसिट सवाल था कि क्या हमारे पास वो लिबर्टी है कि हम अपनी कमर्शियल डील की तफसीलात जो हैं वो पब्लिकली रिलीज़ करें, तो वो हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है और ये लिबर्टी किसी के पास भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं अक्सर जो आपकी तरह माहिरीन भी हैं और हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया में किसी भी एक मुआहदे की तफसीलात कमर्शियल डिटेल्स जो हैं अगर सामने ले आएँ तो हम में भी जो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए कहा गया है हम भी ये कहेंगे कि भाई हमें भी उससे रिलीज़ कीजिए, मगर जब आप तहकीक करेंगे
तो दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर जो इस वक्त मुआहदे हो रहे हैं उनकी तफसीलात आपके सामने नहीं आएंगी और फिर आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान कोई यूनिक मुल्क नहीं है जो कह रहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल कमर्शियल एग्रीमेंट है और इसको इसी तरह रहना चाहिए। अब आपने आखिरी सवाल का आपका हिस्सा जो है वो इस बात से ताल्लुक़ रखता है कि क्या इसका जीसीसी के हमारे जो मुआहदे हैं उन पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमारी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्ट्रेटिजिक लाइन जो है वो हमेशा जीसीसी के मुमालिक रहे हैं जिनसे हमारा बहुत भाईचारे का बड़ा पुराना रिश्ता है। तो उन तमाम मुआहदों की पासदारी होती रहेगी और हम आहिस्ता आहिस्ता इजाफी रूसी तेल लाते रहेंगे और गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि एक ये बात की जा रही है कि ये जो बेशक ये रूसी तेल सस्ता मिल रहा है लेकिन इसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट पड़ेगी और जो फ्रेट चार्जेस हैं वो ज़्यादा पड़ते हैं जो डिस्काउंट को ऑफसेट कर देते हैं। आपकी अपनी क्या कैलकुलेशन मामले में? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। रूस से आने वाले तेल जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है मुकाबले में उस तेल के जो हमने अपने ही इलाके से जीसीसी मुमालिक से या कहीं करीब कुर्ब जवार से हम लें, तो इसमें कोई शक नहीं है। हमने जो कमर्शियल टर्म्स निगोशिएट की हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन की इजाफी कॉस्ट के बावजूद, इंश्योरेंस की हायर कॉस्ट के बावजूद और बल्कि उसके अलावा हमने बहुत सी परम्यूटेशंस रन की हैं, बहुत से सिनेरियो रन किए हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कुछ दिन से ये बात हो रही है कि शायद जब हम ये गैस इस्तेमाल करेंगे तो जो फर्नेस ऑयल की क्वांटिटी है वो थोड़ा बढ़ जाएगी। तो उसको भी अकाउंट करने के बाद और उस सब को अकाउंट करने के बावजूद जो हमारी कमर्शियल डील है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और इसी वजह से ये डील की गई है। बहुत से सवालात उठे हैं कि आपकी रिफाइनरीज इसको प्रोसेस कर पाएंगी, तो मैंने पहले भी कहा था बिल्कुल कर पाएंगी। 100% नहीं कर पाएंगी क्योंकि हमारी पुरानी हाइड्रो स्किमिंग रिफाइनरीज हैं। इस वजह से हमें 2/3 तेल अरेबियन लाइट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रिफाइनरीज ओरिजिनली उस क्रूड पे बनी थी, अरेबियन लाइट पे। मगर हमने जितना भी लैब में एनालिसिस किया है, उसका सैंपल मंगवाया है, उसकी केमिस्ट्री स्टडी की है, उस सब में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम 1/3 के करीब इस्तेमाल करें, अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिक्स जानना चाहते हैं तो PRL 30 से 35% इस्तेमाल कर सकती है। पार्को का जो अंदाज़ा है वो 25 से 30% इस्तेमाल कर सकती है। एक प्राइवेट कंपनी जिससे अभी हमने मामलात आगे नहीं बढ़ाए, उनका दावा, उनके कुछ तकनीकी लोग जो आए थे उनका दावा था कि 70 से 80% वो कर सकते हैं इस्तेमाल। लेकिन हमारा जो मुल्की टारगेट है वो ये है कि हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे जब तक ये 1/3 तक नहीं पहुँच सकेगा। अच्छा मुसद्दिक साहब, ऐसे ये जो एक एतराज कुछ में बड़े अच्छे प्रोग्राम एक ये एतराज भी किया गया है मुसद्दिक साहब कि ये इसमें जो है वो 50% फर्नेस ऑयल बनता है और पाकिस्तान के पास तो वो ऑलरेडी बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होता है। तो ये जरा इस पर बताएं कि ये किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, क्या है? जी ये आपने जो बात की, नहीं 50% वाली बात ठीक नहीं है। रूस के अंदर तकरीबन 8-9 इकसाम के मुख्तलिफ क्रूड्स हैं। हम जो क्रूड इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूरोल है। यूरोल से भी ज़्यादा लाइट एक क्रूड है, मगर वो इतना कम क्वांटिटी में होता है कि इस वक्त वो हमें मिल नहीं पाया। यूरोल से जो फर्नेस ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, जो मैंने पहले अभी आपको बताया, उसको अकाउंट करने के बावजूद ये जो हमारी कमर्शियल डील है वो इतनी बेनिफिशियल है कि हमें ये तमाम सिनेरियोज़ में ये पता चला कि हमें ये डील कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर फर्नेस ऑयल भी बढ़ जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाए, इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाए, और इस सब के बावजूद जो हमने कमर्शियल डील की है वो इतनी बेनिफिशियल है कि पाकिस्तानी अवाम को इसका बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अब ये फर्नेस ऑयल की यूटिलिटी का भी तो मसला है ना, क्योंकि अब तो हम RLNG पे जा रहे हैं, तो हमारा इसका फर्नेस ऑयल की क्वांटिटी के बढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा? जी मैंने आपको पहले भी बताया कि असल में तो हमारे साथ ये होगा कि फर्नेस ऑयल जब आप देखते हैं ना, नेट देखते हैं, आप कहते हैं कि अगर हम फर्नेस ऑयल को बैनुल-अक़वामी मंडी में नुकसान पे बेचते हैं, यही होगा ना। अगर आप पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं करते फर्नेस ऑयल तो आप नुकसान में बैनुल-अक़वामी मंडी पे बेच देते हैं। तो ये सिनेरियो हम कमर्शियली रन कर चुके हैं
कि अगर फर्नेस ऑयल जो अभी भी प्रोड्यूस होता है, अरेबियन लाइट से भी प्रोड्यूस होता है, वो बढ़ जाए, जो हमें केमिस्ट्री दी गई है उसकी यूरोल की, और जो सैंपल भी हमारे पास आया है उससे जितनी भी प्रोजेक्शंस की गई हैं कि अगर फर्नेस ऑयल यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाए और हमारी यहाँ पे खपत ना हो और हमें नुकसान में एक्सपोर्ट करना पड़े, तो भी हम फ़ायदे में हैं। तो मैं बार बार इसी वजह से ये कह रहा हूँ कि आप तमाम चीज़ें हमने अकाउंट की हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अकाउंटेड, इसकी इंश्योरेंस कॉस्ट अकाउंटेड, फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन अकाउंटेड, फर्नेस ऑयल का नुकसान पोटेंशियल जो है वो अकाउंटेड, तो फिर भी हम बेनिफिट के अंदर हैं इतने ज़्यादा कि हमने ये फैसला किया कि हम रूस से फर्नेस ऑयल लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो डीप रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी की में क्या हमें इश्यूज़ हैं कि हम मतलब अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो तो हम ज़्यादा जो है वो फिर डीजल इससे बना सकें? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं मासिवा पार्कों के, ये ज़्यादातर हाइड्रोस्किमिंग टेक्नोलॉजी पे हैं। ये बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फर्नेस ऑयल ज़्यादा बनाती है और बाकी जो वैल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं यानी डीज़ल और पेट्रोलियम कदरे कम बनाती हैं। तो ये एक हमारे सामने मसला है। हम 2 पॉलिसीज़ लेकर आए हैं। एक पॉलिसीज़ तो काबीना ने अप्रूव कर दी है जो ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी है, यानी अगर कोई पाकिस्तान में नई रिफाइनरी लगाना चाहे तो उसके लिए बड़ी अच्छी एक पॉलिसी तजवीज़ की गई है जिसमें उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिसके नतीजे में हम ऑलरेडी एडवांस स्टेजेस पे कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं कुछ ममालिक के साथ, और हमें ये यकीन है इंशाअल्लाह कि बहुत जल्द अगले कुछ महीनों में हम $10 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लेंगे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में डीप कन्वर्जन रिफाइनरी आ जाएगी, जिसमें आप अगर थोड़ा सा हार्डर क्रूड, अगरचे हम उसको भी डिज़ाइन करेंगे अरेबियन लाइट क्रूड के ऊपर ही, बिकॉज हमें सबसे ज़्यादा एक्सेस उसी का है, और जो ममालिक इंटरेस्टेड हैं वो उनके क्रूड भी उनका ताल्लुक अरेबियन लाइट से है, इस वजह से हमें वही सूट करता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो डीप कन्वर्जन है तो उसमें ये जो ब्लैक ऑयल है या जिसको आप फर्नेस ऑयल कहते हैं वो बहुत, ये डॉक्टर साहब वैसे एक एतराज ये कर रहे हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज के लिए। जी जी, आप कंप्लीट कर लें, मैंने एक सवाल करना है आपसे। जी जी, कहिए आप। मैं ये कह रहा हूँ एक एतराज़ ये भी आ रहा है, मतलब जो रिफाइनरीज हैं वो ये कह रही हैं कि ये अपग्रेडेशन पॉलिसी की मंजूरी नहीं दे रही हुकूमत, उसमें क्या हर्डल है? और एक चीज़ ये भी ज़रा बताइएगा, 2 सवाल मैं साथ कर लेता हूँ आपसे कि अगर हम ये काम पहले ही कर लेते, हमारे यहाँ क्यों लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि जिस तरह इंडिया फ़ायदा उठा रहा है उसको रिफ़ाइन करके उसमें से डीजल लेके, तो हम भी इसको पहले अपग्रेड कर लेते सिस्टम को, ताकि हमें फिर रूसी तेल की मद में जो है वो ये बड़ा फ़ायदा हो सकता था कि हम तो एक्सपोर्ट की पोजीशन में होते। देखिए, पहले रूसी तेल की मद में फ़ायदा तो हमें अभी भी हो रहा है, ये बात मैं बड़ी वाज़ेह शक्ल में आपको कहना चाहता हूँ। अब इसको आप पाक कर दें। दूसरी बात यह है कि ब्राउन फील्ड जो रिफाइनरी जो एग्जिस्टिंग, मैं तो आपको उसी की वो तमाम तजावीज़ आपके सामने रखने वाला था, आपने उसको सवाल की शक्ल में पूछ लिया जो जवाब मैं ऑलरेडी देने लगा था, कि हमारी दूसरी पॉलिसी जो फाइनल स्टेजेस में है और काबीना के पास जा रही है अप्रूवल के लिए, वो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन है। हाइड्रो स्किमिंग से उनको हम कन्वर्ट करेंगे या उनके अंदर पैचेस लगाएंगे जो उनको डीपर कन्वर्जन की तरफ ले जाएंगी और ज़्यादा डीजल प्रोड्यूस करेंगी, ज़्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस करेंगी, मगर ऑब्वियसली उसकी एक कीमत है। हम उसको फाइनलाइज रहे हैं कि इसके ऊपर कितनी लेवी की प्रोविज़न पैदा की जाए जिसके ज़रिए ये तमाम अपग्रेड हो सकें, वरना तो किसी का कोई इंसेंटिव नहीं है उनको अपग्रेड करने का, वो कभी भी नहीं करेंगे, वो इसी तरह चलती रहेगी कुएं के बैल की तरह, आंखों पे पट्टी बांध के वो एक बैल घूमता रहेगा, कोहलू के बैल की तरह। अपनी फाइनल स्टेजेस पे है। तीसरी बात, कोहलू के बैल की तरह, बिल्कुल। तीसरी जो आपने बात की वो ये है क्योंकि कुएं में तो अमूमन मेंढक पाए जाते हैं। रिफाइनरी के प्रोजेक्ट्स छोटे नहीं होते। हाँ, आप सही कह रहे हैं, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि हम छलांगे मारते फिरें लेकिन मैं आपकी बात का जवाब जी कर लें, कंप्लीट कर लें फिर मैं जरा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हम रूस से तेल खरीद सकते हैं, ये हम ईरान से क्यों नहीं खरीद सकते? पाबंदी दोनों पर है, ये क्यों हुआ है? और क्या रूसी तेल की क्वालिटी में भी फ़र्क नहीं है? मोर और लेस एक ही बात।
देखिए, रूस की तो मैंने आपको तमाम मामलात बता दिए। ईरान के अंदर हमारे ऊपर कुछ सैंक्शंस के इम्कानात हैं। ईरान की कुछ कंपनियां ग्लोबली सैंक्शन की हुई हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, लेकिन हम ईरान से कोई भी मुआहिदा जो पाकिस्तान पे सैंक्शंस ना लगाए लेकिन हम ईरान से बिलखसूस गैस ले सकें, उसमें हमारा बहुत हाई लेवल इंटरेस्ट है। हमारी सिर्फ एक ही फ्रेमवर्क कंडीशन है जिसे हम क्रिएटिव तरीके से अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि इस प्रोसेस में कहीं पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस ना लग जाएं। मौजूदा हालात में जो हमारे मुआशी हालात हैं, आप इमेजिन कीजिए अगर पाकिस्तान पे कोई सैंक्शन लग जाए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। इस वजह से हमारे लिए ईरान के हवाले से नंबर एक हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। सर, अगर हम 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी तो ले रहे हैं ना उनसे लेना चाहते हैं गैस। जी, वो बाटर कर रहे हैं। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का ग्लोबल ट्रीटमेंट जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ट्रीटमेंट से यकसर मुख्तलिफ है। यानी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर या बिजली के ऊपर ग्लोबल सैंक्शंस नहीं है, ना बायलैटरल सैंक्शंस हैं ना दीगर सैंक्शंस हैं ईरान के हवाले से, जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से ईरान के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाई गई हैं। कुछ पुरानी हैं जो मल्टीलैटरल सैंक्शंस हैं, कुछ बायलैटरल सैंक्शंस अमेरिका की हैं। अब हमारा जो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि हम सस्ता तेल और सस्ती गैस भी लेकर आएँ लेकिन पाकिस्तान पे सैंक्शंस भी ना लगने लें। तो उस पर बहुत काम हो रहा है और हमें कवी उम्मीद है कि हम ईरान के साथ मिलजुल के तमाम बैनुल-अक़वामी जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं और जिन चीज़ों पे हम सिग्नेटरी हैं कवानीन पे, उनको पूरी तरह से मेंटेन करते हुए, मीट करते हुए हम इंशाल्लाह ईरान से सस्ती गैस और सस्ता पेट्रोल लेकर आएंगे आने वाले वक्त में। लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता जब तक हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा इसकी स्ट्रेटेजिक जो इम्पैक्ट है, जियो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या रूस से ख़रीदारी पर अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, आज चाहिए तो आपको ये था कि जब यहाँ पे अमेरिकी टीम पाकिस्तान आई थी, हम सबसे उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद वो वापस गए और वापस जाने के कुछ दिन बाद एक वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया था। एक क्लिप चलता रहा है यहाँ पे, अगर आप अपनी टीम को कहें तो वो तहकीक करके निकाल लेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान का रूस से तेल लेने पे कोई एतराज़ नहीं। हाँ, ये बयान है। उसकी वजह ये है कि हमने वो को पुराने जी हाँ, और उसकी वजह यह है कि हमने बड़े ट्रांसपेरेंट और अबव बोर्ड तरीके से ये डील की है। उसमें किसी कानून को हम वायलेट नहीं कर रहे, हम बड़ी केयरफुली चल रहे हैं और हम किसी धड़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पिछली हुकूमत का कुछ नुक्ता नज़र ऐसा था कि अगर रूस के दौरे पे गए हैं तो डिक्लेयर कर दिया कि अमेरिका हमारा दुश्मन है और साजिशी है। अगर अमेरिका गए हुए हैं तो रूस के खिलाफ बयान दाग दिया। अगर तुर्की गए हुए हैं तो किसी और हलीफ मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर दी। अगर उस हलीफ मुल्क में गए हैं तो किसी और मुल्क का जो पैसे बोरो किए हुए थे वो उनके मुँह पर मारा है। यानी अजीबो गरीब हरकत थी। ऐसा लगता था कि कोई बाईपोलर से कोई फ़ॉरेन पॉलिसी है जिसमें माँ सिवा दोस्ती और दुश्मनी के कोई चीज़ सामने नहीं, या हम दोस्त हैं या हम दुश्मन। अरे भाई, हम सिर्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए और अपनी एनर्जी पॉलिसी के ज़रिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं। उसमें हम इस वक्त अमेरिका से बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे और ग्रीन यूरिया पे। हम अमरीकी तो नहीं कैंप में आ गए उसकी वजह से। हमने यूरोपियंस को कहा है कि तुर्कमानिस्तान से जो गैस आएगी आप यहाँ पे LNG के कारखाने लगाएं, वो लगाएं यहाँ पे पाकिस्तान में आके, और पाकिस्तान को राहदारी की फ़ीस दें। तो हम यूरोप के कैंप में तो नहीं चले गए। हमने अज़रबैजान से मुआहिदा किया है कि हम कर रहे, उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट आ गया है कि वो एक कार्गो, कम कीमत का कार्गो हर महीने पाकिस्तान को देंगे। तो हम अज़रबैजान के कैंप में तो नहीं चले गए। हमने परसों चौथ आपने देखा तुर्कमानिस्तान की टीम के साथ जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे तुर्कमानिस्तान से बहुत सस्ती गैस 1.3 बिलियन क्यूबिक फुट रोज़ गैस पाकिस्तान आया करेगी, और अगर ज़्यादा आएगी तो उसी की LNG यूरोप लेकर जाएगा। तो हमको सेंट्रल एशियन कैंप में तो नहीं आ गए। और
और अगर हम रूस गए हैं और वहाँ से सस्ता तेल लाए हैं या एनर्जी का कोई मुआहदा कर रहे हैं तो हम रूसी कैंप में तो नहीं आ गए। और हम अगर रिफाइनरी में जीसीसी के मुमालिक के साथ $10 बिलियन की डील करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कोई जीसीसी के कैंप में तो नहीं आ गए। ये बड़ी अजीब सी बात है। इससे पहले जहाँ विजिट किया वहाँ पे दोस्ती के झंडे गाड़ दिए और उनके तमाम दुश्मनों को ललकारा दिया कि ओ पाकिस्तान आ गया, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम इनके साथ मिलके। ये रवैया मुल्कों का नहीं होता, ना मुल्कों का होना चाहिए। मैंने आपको ये तमाम मुआहदे गिनवाए हैं जो एक्टिव हैं, जो हो रहे हैं, और आपको मुमालिक भी बता दिए। पाकिस्तान किसी कैंप में नहीं। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है जो एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी लेकर चलना चाहता है और लेके चल रहा है। राइट। अब ये बताइएगा, ये जो हम रूस से तेल खरीद रहे हैं वो चीनी करेंसी में खरीद रहे हैं ना, और जो इसहाक डार साहब हैं वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने कहा है कि जो IMF के साथ मुआहदे में रुकावट है वो जियो पॉलिटिक्स भी है। तो एक तो चलें ये बात ठीक है कि फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जहाँ पर भी आप जाते हैं अपने मुल्क का मफाद देखते हैं, उसमें क्या होता है, और होना भी इसी तरह चाहिए। लेकिन जो बड़ी फोर्सेस लड़ रही होती हैं, वो हाथियों की लड़ाई में घास का भी तो नुकसान होता ही है। क्या हम IMF का जो हमारा 9th रिव्यू नहीं हो पा रहा या जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, हम इसी वजह से सफ़र कर रहे हैं? जिस तरह उन्होंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इस मसले में। भाई देखिए, अगर आप अपने आप को घास समझते हैं तो बर्बाद हो जाएंगे, और अगर आप अपने आप को हाथी समझते हैं तो टक्कर मारेंगे। और अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मुल्क समझते हैं, जैसे कि तकरीबन 180 के करीब दुनिया के मुमालिक हैं, को 10-20 होंगे जो लड़ाइयों जंगों में मशगूल हैं, बाकी सब मुल्क जो हैं वो एक न्यूट्रल जोन में रह के अपना अपना काम करते हैं। ये हमारे गुमान में क्यों नहीं आता कि ना हम हाथी हैं ना हम घास हैं? अरे भाई, हम सीधा साधा एक मुल्क हैं, उसी का अपना काम हम कर रहे हैं। अब करेंसी जो है, आपने चीनी करेंसी का जिक्र किया, तो ये तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए चीनी करेंसी है। अगली जो हमारी शिपमेंट आए हो सकता है उसमें रियाल हो या उसमें दिनार हो या उसमें दरम हो। पाकिस्तान से आप बाहर निकल जाएं तो ये सब फंजिबल कमोडिटीज़ हैं। डॉलर हो, हमें तो डॉलर में भी ट्रेड करने में कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। हो सकता है अगला ट्रेड हम डॉलर में करें। इस वक्त जो बैंक हमारे पास अवेलेबल था, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से बैंक डरे हुए थे, पहली ट्रांजैक्शन हो रही थी, हमने बहुत समझाया बुझाया भी, लेकिन वो डरे हुए थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर रूस के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे। तो इस वजह से जो बैंक हमारा जिसके साथ हम काम कर सके वो उन्होंने, अब मुझे याद भी नहीं है, मैं सुबह से ये कह रहा हूँ कि गालिबन RMB है, मेरे पास वो कमर्शियल डील इस वक्त सामने नहीं है, लेकिन जिसके पास जो लिक्विड करेंसी अवेलेबल थी उसमें हमने डील कर ली। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले अगर डील के अंदर कोई और हम करेंसी इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या झगड़ा पड़ जाएगा? वो वैसे ही दुनिया के अंदर ये रूस और चाइना जो हैं वो दो किस्म की, वो ऐसे बन गया कि जैसे वो रूस तेल लेते हैं, अगर रूस से लेते कहते हैं अरे रूस से तेल ले लिया, और अगर करेंसी पेमेंट करने के लिए करते, अगर मैं डॉलर में ये पेमेंट हो रही होती तो आप कहते अरे डॉलर में तो आप क्या किसी कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं? तो ऐसी बात नहीं है। जो करेंसी अवेलेबल होती है, जो बैंक इंगेज होता है उस ट्रांजैक्शन के लिए, उसके मुताबिक हम कर लेते हैं। हमें डॉलर में भी कोई एतराज़ नहीं है, हमें वान में भी कोई एतराज़ नहीं है, हमें AED में भी कोई एतराज़ नहीं है, हमें दरम में भी कोई एतराज़ नहीं। IMF का जवाब नहीं दिया सर आपने, बाकी अगर तमाम एतराज़ात रूस से ज़्यादा होती तो रूबेल में भी कोई एतराज़ नहीं था। सॉरी सर, मैंने कहा IMF का जवाब नहीं दिया आपने, बाकी तमाम जवाब दे दिए। नहीं, देखिए IMF से कोई ऐसी, हमारी तरफ से IMF के तमाम जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी हम पूरी कर चुके हैं। डार साहब बारहा ये बात कर चुके हैं। अब बॉल जो है वो IMF के कोर्ट में है। अब IMF की हम किसी की गर्दन पे अंगूठा तो नहीं रख सकते ना कि आप हमें लोन दीजिए। उनने रिक्वायरमेंट्स दी थी, अगर कुछ हमें वो इजाफी रिक्वायरमेंट दें तो हम उनको भी देखेंगे, अगर हमारे मुल्की मुफाद में होंगी तो हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारा ख्याल है, हमारी वजारत ख़जाना का ख्याल है कि वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो IMF ने दी थी हमने मीट कर ली हैं। अब द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। हो सकता है वो ये बजट देख रहे हो, बजट भी आपके सामने आ गया, अवाम दोस्त बजट है, गरीब आदमी का बजट है, आम आदमी का बजट है। पूरे बजट में उसके सैकड़ों सफ़े हैं, एक सफ़ा नहीं आपको नज़र आएगा जिसमें किसी सेठ को फ़ायदा हो। कोई ऐसा आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं नज़र आएगा कि $6 बिलियन 50 या 100 सेठों को दे दो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। या गरीब आदमी के लिए बेस्ट है, या 35% इजाफत है तनख्वाह में ताकि ये जो महंगाई का बोझ है वो कम हो। ये बात तो ठीक है, लेकिन बात ये वो तमाम का रिलायंस है तो बहरहाल IMF के मुआहदे के ऊपर ही है ना।
IMF के मुआहदे के ऊपर ही तमाम चीज़ों का रिलायंस है? नहीं, मैंने, आपने हो सकता है कोई चैप्टर पढ़ा हो जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा थद्दा है, मैंने काफ़ी पढ़ा है, मुझे तो उसमें कहीं IMF का सर ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग तो IMF के बगैर नहीं पॉसिबल होगी ना? इकट्ठे हुए हैं उसमें 18, नहीं देखिए ना, आपने उसमें कहीं लिखा हुआ तो नहीं देखा ना, हम कोशिश तो कर रहे हैं, अभी हमने 4 बिलियन 5 बिलियन मुझे अब याद नहीं है जो डॉलर्स रेज किए हैं, वो तो IMF के बगैर किए हैं ना साहब। जो हमारे दोस्त ममालिक जिनसे हमने ये कमिटमेंट्स ली हैं वो IMF के बगैर ली हैं ना। सर बट 2.5 अरब तो लिखे हुए ना IMF के भी, उसके बाद लिखी हुई है ना बाकियों की फाइनेंसिंग के पीछे 2.5 अरब तो IMF के भी लिखे हुए हैं। तो अगर आ गया तो बेहतरीन है जी। हम तो मैंने तो आपको बड़ा साफ साफ कहा है कि हमने तो अगले रिव्यू का जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है, वज़ीर ख़जाना ने भी किया है, मैंने भी आज आपको कहा है कि हमारी ख्वाहिश है कि IMF का अगला रिव्यू जो है वो हो और हमें IMF के पैसे मिलें और हमारी कमर्शियल बोरिंग भी बढ़ सके और बायलैटरल बोरिंग भी बढ़ सके। मगर आप ये भी देखिए कि हमने अपनी ट्रेड जो है, ट्रेड डेफिसिट पिछले 2-3 महीने में हम पॉजिटिव में आ गए हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बगैर IMF के भी हम आगे चल रहे हैं और केयरफुली चल रहे हैं और रिस्पॉन्सिबली चल रहे हैं और इसी तरह चलेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम से नून लीग को फ़ायदा होगा कि नुकसान? थोड़ी सी, मैंने कहा 2 मिनट की पॉलिटिक्स भी कर लूँ ना सर, इतना टेक्निकल टॉक शो आज हम दोनों ने किया नहीं जी। नहीं देखिए, ये उनका आई थिंक एक मुसीबत खड़ी की उन तमाम लोगों के लिए, इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ के सरबराह ने एक मुसीबत पैदा कर दी उन तमाम लोगों के लिए जो सियासत करना चाहते हैं, जो पब्लिक पॉलिसी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करें, जब आप कोर कमांडर के घर को आग लगाना शुरू कर दें और फौजी तनसीबात पे हमला कर दें और किले पे हमला कर दें और उसके वो जो असला खाना है वहाँ से असला चोरी करने की कोशिश करें और आगे हर तरफ लगा दें और रेडियो पाकिस्तान को जला दें और अपनी ऑपोजिशन पार्टीज़ के जो हेड ऑफिसेज हैं उनको जला दें, तो उसके नतीजे में जब होना था, जो इमरान खान साहब को गालिबन उनके गुमान में नहीं आया, ह्यूब्रिस में या अना में उनको ये समझ नहीं आई, उन्हें लगा कि मुझे तो कोई उल्टा ही नहीं सकता, मैं तो, जैसे वो अपने आप को जो भी रुतबे दिया करते थे, तो उसके नतीजे में हुआ ये कि वो लोग, जो तमाम लोग सियासत करना चाहते हैं या करते रहे हैं या उनका पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्ट है, उनको मुसद्दिक साहब को छोड़ के किसी और पार्टी में जाना पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी पार्टी बना लें। अब वो किस तरफ बैठेगी, हमें फ़ायदा होगा या नुकसान, ना हमें उससे गर्ज है ना मुझे पता है, मगर कोई मुल्क के लिए शायद बेहतरी हो। वैसे आपने सोचा था IPPs पे बात करनी पड़ती है, IPP पे भी बात करनी पड़ेगी? IPP का क्या मतलब हुआ जी? मैंने कहा IPPs पे बात करनी पड़ती थी, अब IPP पे भी बात करनी पड़ेगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पे। सोचा था आपने कभी? अच्छा नहीं, IPP से IPP का सफर अच्छा है। आप देखिए, मुझे कुछ वक्त लगा वहां तक पहुंचने में भी, मैं IPPs तक तो पहुंच गया था, मगर क्योंकि वो भी आपकी स्पेशलिटी थी ना, इस वजह से मैंने कहा कि IPP से रिलेटेड सवाल IPP का भी होना चाहिए। मुझे बताएं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन नवंबर में, इलेक्शन अपने वक्त से होगा जी, हमारी मुद्दत अगस्त में ख़त्म होगी, उसके बाद केयर टेकर आएगी और इंशाल्लाह इलेक्शन होगा वक्त से, नवंबर में इंशाल्लाह वक्त। सर इंशाल्लाह तो है, महीना कौन सा है मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, वो हम अगस्त में जाएंगे तो वो केयर टेकर, अगर 2-4 दिन पहले असेंबली ख़त्म हो तो मुद्दत शायद केयर टेकर की कुछ और है, और अगर वक्त पे ख़त्म हो तो शायद कुछ और है। इस वजह से वो महीना मुझे नहीं मालूम क्या बनेगा, मगर अगस्त में हमारी मुद्दत से गालिबन 13 को ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद केयर टेकर आएगी और फिर वक्त से इलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम, हमारे साथ थे। आपने प्रोग्राम देखा नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।